भाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले हमें अपने सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जान लेते हैं। पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास हिंदी से संस्कृत में सरल वाक्यों का अनुवाद आएगा, जो कि 10 नंबर का है। और उसके बाद कंठस्थ श्लोक 4 नंबर के आएंगे। सेकेंड यूनिट में हमारे पास दूत वाक्यम और शुकनास उपदेश है, और ये दोनों कार्य हमें 12-12 नंबर के आएंगे। थर्ड यूनिट में हमारे पास कुछ शब्द रूप हैं और धातु रूप हैं, जो कि 10-10 नंबर के आएंगे। फोर्थ यूनिट में हमारे पास हल संधि और विसर्ग संधि का कार्य आएगा, और ये कार्य हमारे पास 10 नंबर का है। फिफ्थ यूनिट में हमारे पास छंद आएंगे, जिन्हें आपने लक्षण और उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है, और ये कार्य आपके पास 12 नंबर का आएगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से मार्क्स वाइज डिवीजन किया गया है। देखिए फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत में अनुवाद करने आया है कि 15 वाक्य दिए जाएंगे और 10 वाक्यों का आपने अनुवाद करना है, और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का रहेगा। और उसके पश्चात 2 कंठस्थ श्लोक लिखने हैं, जो कि 4 नंबर के रहेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारे पास दूत वाक्यम और शुकनास उपदेश है। 3 पद्यों में से किन्हीं 2 का सरलाद करना है, और ये कार्य हमारे पास 8 नंबर का रहेगा। और उसके बाद शुकनास उपदेश में से भी 3 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 का सरलाद करना है, और ये कार्य आपके पास 8 नंबर का रहेगा। उसके पश्चात दूत वाक्यम और शुकनास उपदेश में वर्णित 2 पात्रों में से किसी एक का चरित्र चित्रण दिया जाएगा, जो कि 8 नंबर का प्रश्न रहेगा। थर्ड यूनिट में हमारे पास शब्द रूप संबंधित कार्य आएंगे। 4 शब्द रूप दिए जाएंगे, 2 शब्दों के संपूर्ण रूप लिखने हैं, और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का रहेगा। और उसके पश्चात 4 धातुओं में से किन्हीं 2 धातुओं के लकार आपको करने हैं, और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का रहेगा। फोर्थ यूनिट में हमारे पास किसी एक संधि की उदाहरण परिभाषा पूछी जाएगी, जो कि 5 नंबर का कार्य रहेगा। और उसके पश्चात 8 में से किन्हीं 5 प्रयोगों में संधि अथवा विग्रह प्रदर्शन करना होगा, और ये कार्य आपके पास 5 नंबर का रहेगा। फिफ्थ यूनिट में हमारे पास 2 में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखने को दिया जाएगा, और ये कार्य आपके पास 6 नंबर का रहेगा। और उसके पश्चात 2 में से किसी एक श्लोक में गण प्रदर्शन सहित छंद की पहचान करनी होगी, और ये कार्य आपके पास 6 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है।
तो आपने अपने यूनिट वाइज सिलेबस को भी जान लिया और ये भी देखा कि किस तरीके से मार्क्स वाइज डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिलेबस को जानने के बाद अपने सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया है। ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। पहला प्रश्न देखते हैं, सह के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम नाटक का खलनायक कौन है? दुर्योधन। अगला प्रश्न है, शुकनासोपदेश में मंत्री कौन है? शुकनास। मंत्री शुकनास के द्वारा उपदेश दिया गया था, इसलिए इस नाटक का नामकरण मंत्री के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्पाय इस पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है, लभंते इस पद में लकार कौन सा है? लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन। अगला प्रश्न है, मालिनी छंद का लक्षण बताइए। नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। इसमें 2 नगन होते हैं, एक मगन और 2 यगन। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं? अनुष्टुप छंद में। तो इस प्रकार आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। भले इसमें चॉइस नहीं है पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 12 वाक्य दिए गए हैं और आपको 6 वाक्यों का अनुवाद करना है, और अगर एक वाक्य शुद्ध करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी इस प्रकार ये कार्य आपके पास 12 मार्क्स का है। पहला वाक्य देखते हैं, राम स्कूल जाता है। रामः विद्यालयं गच्छति। अगला वाक्य है, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। दोनों ओर के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामम अभितः वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। अगला वाक्य है, सीता राम के साथ वन गई। साथ के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सीता राम के साथ, राम में तृतीय विभक्ति लगाइए, रामेण सह वनम गई। गई यानी पास्ट, तो क्या लगाएंगे? अगच्छत। और अधिक सरल करना है तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, गतवती। और भी अधिक सरल करना है तो लट लकार के साथ स्म लगा दीजिए, गच्छति स्म। तो तीनों प्रकार से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला वाक्य, शिव को नमस्कार। शिवाय नमः। अगला देखिए वाक्य, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों से लगाइए, वृक्ष के लिए पंचमी, वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, पत्तों की संख्या ज्यादा है, पत्राणि। गिरते हैं माने पतंती। अगला वाक्य, वह कहाँ जा रहा है? स कुत्र गच्छति। अगला वाक्य, बालक शेर से डरता है। बालकः, डरने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शेर से डरता है, जिसे डर लगता है उसमें पंचमी लगाइए, ये बनेगा सिंहात। विभेति। अगला वाक्य, परिश्रम के बिना विद्या कहाँ? परिश्रमम। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो परिश्रमम, अगर तृतीय विभक्ति लगाओगे तो
परिश्रमेण। और पंचमी भक्ति लगाओगे तो परिश्रमात। विना विद्या कहा माने पुत्र। अगला वाक्य देखते हैं, मुझे फल अच्छे लगते हैं। अच्छे लगने के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। मह्यम फलानि रोचन्ते। अगला वाक्य, प्रातः काल सैर करो। प्रातः काले, सैर का अर्थ है भ्रमण, भ्रमणम कुरु। समय को बताने में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ये बना प्रातः काले। अगला वाक्य है, तेरा क्या नाम है। तव नाम किमस्ति। अगला वाक्य, हे मुनि फल खाइए। हे मुने फलम खादतु। तो इस प्रकार आपने संस्कृत में अनुवाद का कार्य करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो श्लोकों का शुद्ध लेखन कीजिए प्रश्न पत्र से अतिरिक्त। जो प्रश्न पत्र में, जो क्वेश्चन पेपर में आपको श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों से हटकर आपको जो याद है श्लोक वो आपको लिखने हैं और ये कार्य आपके पास 4 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पद्यों का सरलार्थ लिखिए। 3 श्लोक दिए गए हैं और उनमें से आपको 2 श्लोक करने हैं और 1 श्लोक सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। और ये कार्य आपके पास भास द्वारा रचित दूत वाक्यम एकांकी नाटक से पूछा गया है। किसी भी श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम। तो आप यहाँ बता देंगे कि महाकवि भास द्वारा रचित दूत वाक्यम से लिया गया है। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ बताएंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में, और उसके बाद व्याकरण और विशेष अंश को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको श्लोक अटेम्प्ट करने हैं। पहला श्लोक देखते हैं और ये दूत वाक्यम का दूसरा श्लोक है। उत्पन्ने धार्त राष्ट्राणाम विरोधे पांडवै सह मंत्रशालाम रचयति भृत्यो दुर्योधन आज्ञया। यहाँ पर सूत्रधार भूमिका रखते हुए बता रहा है कि उत्पन्ने धार्त राष्ट्राणाम, कि धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि का, पांडवई सह पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि के साथ, विरोधे वैर उत्पन्न हो जाने पर, मंत्रशालाम रचयति भृत्यो दुर्योधन आज्ञा, कि दुर्योधन की आज्ञा से सेवक, भृत्यो माने सेवक, मंत्रशालाम सभा भवन का निर्माण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हस्तिनापुर का राज्य अब दुर्योधन के हाथ में है और उधर युधिष्ठिर आदि पांडव अपनी वनवास की प्रतिज्ञा पूरी कर चुके हैं और उन्हें अब आधा राज्य देना पड़ेगा। यह सोचकर दुर्योधन पांडवों को राज्य ना देकर युद्ध करने का निश्चय करता है। इसलिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि से मंत्रणा करने की इच्छा रखता है, सलाह मशवरा करना चाहता है, इसलिए सभा भवन को सुसज्जित करने की आज्ञा देता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक संख्या है 6। ग्रहणमुपगते तु वासुभद्रे हरित नयना इव पांडवाः भवेयुः गतिमति रहितेषु पांडवेषु क्षितिरखिलापि भवेन मम असपत्ना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास आते हैं। तब दुर्योधन श्री कृष्ण को बांध लेना हितकारी समझता है और कहता है कि ग्रहणम उपगते तु वासुभद्रे,
कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण को ग्रहणम पकड़ लिए जाने पर हृतनयना इव पांडवः भवेयु, ये पांडव हृतनयना हरण किए गए नेत्रों वाले से हो जाएंगे। गति मति रहितेषु पांडवेषु, और पांडवों की गति और मति यानी बुद्धि, कि पांडवों की गति और बुद्धि से रहित हो जाने पर क्षिति अखिल अपि, क्षिति माने पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी भवेन मम असपत्ना, मेरे लिए असपत्ना माने शत्रु रहित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन मंत्रशाला में उपस्थित राजाओं से कृष्ण के साथ व्यवहार के विषय में पूछता है, तो सभी राजा एक स्वर में श्री कृष्ण के सत्कार की बात करते हैं, परंतु दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वह कृष्ण को बांधने की बात करता है कि कृष्ण को बांध लिए जाने पर पांडव जो हैं निराश्रय हो जाएंगे, उनकी शारीरिक शक्ति के साथ उनकी चिंतन शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बांध लेना ही उचित होगा। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, ये 16वां श्लोक है। दुष्टवादी गुण द्वेषी शठ स्वजन निर्दय सुयोधनो ही माम दृष्टवा नैव कार्यम करिष्यति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दुष्ट स्वभाव के विषय में सोच रहे हैं कि दुष्टवादी, कि वह दुर्योधन कैसा है, दुष्टवादी है, कटु वचन बोलने वाला है, गुणद्वेषी, गुणों से द्वेष करने वाला है, शठ धूर्त है, ठग है, स्वजन निर्दय, और अपने जनों के प्रति भी निर्दयी स्वभाव वाला है, अर्थात दया से रहित स्वभाव वाला है। सुयोधनो ही मां दृष्टवा, कि वह दुर्योधन मुझ कृष्ण को देखकर नैवम कार्यम करिष्यति, कि निश्चय ही कार्य को नहीं करेगा। तो यहाँ पर दुर्योधन के स्वभाव को बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सोच रही हैं कि युधिष्ठिर का संधि प्रस्ताव लेकर मैं यहाँ आया हूं और मुझे लगता है कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नहीं 2 गद्यांशों का सरलात कीजिए। 3 गद्यांश दिए गए हैं और आपको उनमें से 2 गद्यांश सॉल्व करनी है, और एक सही करने पर आपको 4 नंबर मिलने वाले, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। और ये कार्य आपके पास बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के अंतर्गत शुकनाश उपदेश से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है, और गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका भी वैसे ही है जिस प्रकार आप श्लोक अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले प्रसंग, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम, अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि यहाँ पर किस विषय पर बात हो रही है। उसके बाद इस गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे, और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाचर इव। यहाँ पर युवराज चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक से पूर्व मंत्री शुकनास उन्हें गुरु के उपदेश से परिचित करवा रही हैं कि गुरु के उपदेश का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरु का उपदेश कैसा है, प्रदोष समय निशा कर, कि रात्रि के, प्रदोष समय यानी रात्रि का समय, रात्रि के प्रथम पहर के निशा कर चंद्रमा के समान है, जो क्या करता है, अति मलिन अंधकारम हरति, जो अत्यधिक गहरे अंधकार को दूर कर देता है। और दूसरी तरफ इसका अर्थ बनेगा कि उसी प्रकार गुरु का उपदेश जितने भी दोष हैं, जैसे मदिरा पान करना, जुआ खेलना इत्यादि सभी जो दोष हैं उसे हरति, उसे समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति के 2 अर्थ निकलेंगे। गुरुपदेश प्रशम हेतुर्वय परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुरु रूपेण तदे परिणमयति,
कि वह गुरु का उपदेश कैसा है, प्रशम हेतुर्वय, शांति का कारण है, अर्थात बाह्य शांति के साथ साथ आंतरिक शांति भी प्रदान करने वाला है, मानसिक शांति प्रदान करने वाला भी है। तो ऐसा गुरु का उपदेश। तदैव, उस दोष समूह को, कौन से दोष समूह, जो हमारे भीतर और बाहर दोनों के दोष समूह हैं, उन्हें अमली कुर्वन्, निर्मल बनाता हुआ, गुण रूपेण परिणमयति, उन्हें गुण रूप में बदल देता है। जैसे हेतुर्वय, जैसे आयु का परिणाम, पलित रूपेण शिरसिज जालम, जिस प्रकार आयु का परिणाम अर्थात बुढ़ापे की अवस्था, वृद्धावस्था क्या करती है, शिरसिज जालम, केशों के समूह को, बालों के समूह को क्या कर देती है, श्वेत बना देती है। उस उदाहरण के माध्यम से बताया कि अंतःकरण निर्मल हो जाता है, श्वेत हो जाता है। जैसे बुढ़ापे की अवस्था आती है तो एक व्यक्ति के सिर के बालों का रंग कैसा हो जाता है, काले की बजाय श्वेत हो जाता है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अनुरूप गुरु के उपदेश के महत्व को बताया गया है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथम। यहाँ पर मंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के दोषों का वर्णन करते हुए कहता है कि अलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथम, कल्याण में अपने को लगाने वाले आप सबसे पहले लक्ष्मी को देख लो, उस लक्ष्मी को जान लो। इयम ही सुभट खडग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कैसी है, सुभट कहते हैं योद्धाओं को, कि कुशल योद्धाओं के, खड़ग माने तलवार, के समूह रूपी उत्पल वन, कमल वन से विभ्रम भ्रमरी, भ्रमरी रूपा यह लक्ष्मी, क्षीर सागरात, क्षीर सागर से तरलता को लेकर निकली है। परिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष को, कि कल्प वृक्ष के पल्लवों से राग को लेकर निकली है, अर्थात लालिमा, आसक्ति को लेकर निकली है। इंदु शकलाद एकांत वक्रताम, इंदु कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के अंश को पूर्णता, वक्रताम टेढ़ेपन को, कि चंद्रमा के अंश से पूर्णता टेढ़ेपन को लेकर निकली है। उच्चई श्रवा चंचलताम, और उच्चई श्रवा नामक घोड़े से चंचलता को लेकर निकली है। तो इस प्रकार आप बताएंगे कि लक्ष्मी की क्षीर सागर से उत्पत्ति हुई है और समुद्र मंथन के समय समुद्र से लक्ष्मी के साथ साथ कौन कौन से रत्न निकले हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। एवं विद्यापि चान्या दुराचार्या कथमपि देव व्यशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजनः सर्वा विन्याधिष्ठानात् गच्छन्ति। यहाँ पर मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दुर्गुणों के विषय में बता रहे हैं कि एवं विद्यापि, इस प्रकार ये चंचल लक्ष्मी कैसी है, दुराचार्या, दुराचारणियों के द्वारा, कथमपि जैसे तैसे, देव वशेन भाग्यवश, परिगृहिता ग्रहण किए गए, राजाना राजा लोगों को, विक्लवा व्याकुल कर देती है। यह राजलक्ष्मी जो है राजाओं को भी व्याकुल कर देती है, अर्थात जो धन संपत्ति से संपन्न है उन्हें भी व्याकुल कर देती है। सर्वा विन्याधिष्ठानात् गच्छन्ति, और यही लक्ष्मी सभी दुराचारों का स्थान बन जाती है। तथा ही अभिषेक समये एव चैतेषाम, जैसे कि राज्याभिषेक के समय में इन राजाओं की विनयशीलता होती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो शब्दों के सभी विभक्तियों में रूप लिखिए।
और देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करनी है और सही लिखने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। और शब्द रूप धातु रूप से संबंधित कार्य तो हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिए इसको, और इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, किन 2 धातुओं के सभी पुरुषों में रूप लिखिए। और ये कार्य भी हमारे पास 8 मार्क्स का है। लब का लोट, मुद का लट लकार, पच का लंग लकार और याच का लरिट लकार लिखना है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 छंदों के लक्षण व उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे फुल चॉइस है, जो भी छंद आपको याद है उसे लक्षण और उदाहरण के साथ सिद्ध करके बताएं, और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, गण चिन्ह लगाकर छंद का नाम बताइए। और इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको लघु और गुरु की मात्राओं का पता होना चाहिए, और उसके बाद जो आपने सूत्र याद किया था, ये माता राज भानस लगा, वह आपको याद होना चाहिए, तभी आप छंद का कार्य कर पाएंगे। और उसके अलावा आपको प्रत्येक छंद के लक्षण और उदाहरण भी याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हरिस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। ये श्लोक तो आपका अनुष्टुप छंद का लक्षण है। इस पे गण चिन्ह हम कहाँ कहाँ लगाते हैं? श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, 5वां वर्ण काउंट करते हैं, 6ठा वर्ण, 7वां वर्ण काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, 6ठा वर्ण गुरु मिलेगा, सर्वत्र लघु पंचमम और 5वां वर्ण चारों चरणों में लघु मिलेगा, और 7वां चरण का है द्विचतुष्पादयो हरिस्वम। एक श्लोक के 4 चरण है, उसमें से दूसरा और चौथे चरण में 7वां वर्ण छोटा मिलेगा, यानी हरस्व मिलेगा। सप्तमम दीर्घ मन्ययो, और जो चरण बचे हैं पहला और तीसरा, उसमें 7वां वर्ण क्या होगा? गुरु, बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस पे काउंटिंग लिखिए, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है। तो सबसे पहले आप इन पर काउंटिंग लगा लीजिए। अब आपने उसके बाद चेक करना है, जो इसका लक्षण है कि 5वां वर्ण क्या है? लघु है। चेक कीजिए, सबके 5वें वर्ण चेक कीजिए, लघु है। यहाँ पर, यहाँ चेक कीजिए, लघु है, लघु है, और यहाँ पर भी लघु है। 6ठा वर्ण चेक कीजिए, सब में क्या का है? गुरु, गुरु। ये आधा अक्षर बनेगा, संयुक्त अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर से पहले वाला अक्षर बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो गया। यहाँ चेक कीजिए, आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर दीर्घ हो गया। यहाँ पे ओ की मात्रा है, दीर्घ हो गया। आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर दीर्घ हो गया। अब 7वां अक्षर चेक कीजिए, दूसरे और चौथे चरण में लघु, दूसरा और चौथा चरण में लघु मिलेगा। 7वां अक्षर देखिए, यहाँ पे लघु है, और चौथे चरण में भी लघु है। पहले और तीसरे चरण का चेक कीजिए, एक ही मात्रा लगी है, दीर्घ है, और यहाँ पे भी आधे अक्षर से पहला है तो दीर्घ है। तो इस तरीके से आपने गण चिन्ह लगाने और छंद का नाम बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं। लघु गुरु के चिन्ह लगाइए साथ साथ। 4 मात्राएं आपको याद है ना? अ, ई, उ और री। ये 4 मात्राएं हैं जो लघु हैं। उसके अतिरिक्त सभी मात्राएं दीर्घ में गिनी जाती हैं। पिता, पक छोटी की मात्रा लघु हो गया, त का डंडा दीर्घ हो गया। सखायो, स छोटा, खा दीर्घाकार दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घाकार। 3 3 बनाते जाइए और गण चिन्ह चेक करते रहिए। ये क्या बना? जगन। आगे देखिए, गुरु का गु छोटा, ये क्या बना? तगन। र छोटा, व के साथ विसर्ग है, बड़ा, छोटा, तो ये भी क्या बना? जगन।
आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर बड़ा हो गया, गुरु, उसके बाद ये छोटा। चलिए अगले आगे बनाते हैं। लघु, र था, इस र की गणना यहाँ पर की जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये हो गया गु में छोटे उ की मात्रा है, लघु हो गया, जगन बना। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पे दीर्घ आकार है, दीर्घ हो गया, अनुस्वार है, दीर्घ हो गया, ही छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या बना, ये क्या बना, तगन। आगे बनाइए। लघु, आधे अक्षर से पहले वाला बड़ा हो गया, लघु, ये भी जगन बना। गुरु, गुरु, दो गुरु। आगे देखते हैं। छोटा, आधे अक्षर से पहले वाला बड़ा, य छोटा, जगन। आधे अक्षर से पहले वाला बड़ा, विसर्ग वाला बड़ा, लघु इकार वाला लघु, ये बना तगन। य लघु, दीर्घाकार है ना, तो दीर्घ ही बनेगा। ई की मात्रा छोटी है तो यहाँ पर लघु बना, तो ये हुआ जगन। दीर्घ और ये लघु। आगे देखते हैं। लघु दीर्घाकार है, बड़ा हो गया, और ये च में अ है तो ये लघु हो गया, ये बना जगन। आगे बनाते जाइए। आधे अक्षर से पहले वाला बड़ा, य दीर्घ आकार वाला बड़ा, च छोटा, ये बना तगन। आगे देखिए। लघु, आधे अक्षर वाला बड़ा, ई की मात्रा छोटी है तो छोटा, तो ये बना जगन। उसके बाद चेक कीजिए। राजन का रा, बड़ा, आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर बड़ा, तो अब चेक कीजिए नियम कहाँ है। जगन, तगन, जगन और दो गुरु। अब चेक कर लीजिए सभी में एक जैसे बन रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक लघु का चिन्ह है, तो यहाँ पर नियम बनता है कि छंद की पूर्ति के लिए अंतिम में लघु वर्ण को दीर्घ कर दिया जाता है, गुरु बना दिया जाता है। तो ये लक्षण किसका है, उपेंद्र वज्रा। क्या नियम है यहाँ पर, उपेंद्र व्रजा जत जासत तो गौ। इसमें एक जगन, तगन, फिर जगन और दो गुरु होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको लघु गुरु के चिन्हों के द्वारा इन छंदों की पहचान करनी है। और व्याकरण से संबंधित जितना भी कार्य आपसे प्रश्न पत्र में पूछा गया है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा भी आता है तो आप एक्स्ट्रा भी करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हलंत विसर्ग छूट जाते हैं, मात्राओं की गलती हो जाती है, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा जरूर करके आए। ठीक है, ताकि आपके कहीं पर भी नंबर ना कटे, और खासकर ग्रामर में आपको पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।